નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ લેવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરીએ છીએ અંતરંગ. આજે એક એવું વ્યક્તિત્વ કે જેને મળવાની મને પણ બહુ ટાઈમથી ઈચ્છા હતી અને મને લાગે છે કે એક એવો અવાજ કે જે અવાજ આજે ઓળખ બની ગઈ છે. જીવનમાં અનેકો પ્રસંગ એવા આવે જ્યારે એ પ્રસંગોમાંથી ઉભરીને એ વ્યક્તિ પોતે કેવી રીતે બહાર આવે છે એની ઘણી બધી મોટિવેશનલ વાતો સાંભળીને ઘણા લોકોએ પોતાની મનમાં રહેલી જે અસમંજસતા હતી એ પણ દૂર કરી છે. સો એક એવું વ્યક્તિત્વ विजय विक्रम सिंह अपनी साथ है. विजय जी, आपका स्वागत है. सर बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपके शो पे मैं आया हूँ. उस शो पे जिसपे इतने गणमान्य लोग आ चुके हैं इंक्लूडिंग जगजीत सिंह जी. थैंक यू सर. और हम भी बहुत ही अपने आप को खुशनसीब महसूस करते कि आप जैसे लोग इस शो में आते हैं, इस शो की शोभा बढ़ाते हैं. थैंक यू सर. विजय जी, पहले तो मैं ये विजय विक्रम सिंह ये इसलिए पूछना चाहता था कि सही नाम क्या है. विजय जी कि मैं आपको पुकारूं या सिंह साहब बोल के या क्या क्या बताते क्या लोग आपको कैसे हाँ जी, नाम की एक बड़ी मजेदार कहानी है जी. हम लोग राजपूत हैं उत्तर प्रदेश से और हमारे ग्रैंडफादर को बड़ा शौक था कि बच्चों के बड़े नाम होने चाहिए. उनमें उनको मुझ में बहुत राजपूत अपना दिखता था कि ये खून मेरा असली है. हाँ. ये आगे लेके जाएगा राजपूत. तो मेरा नाम रखा था उन्होंने वीर विक्रम बहादुर सिंह राजपूत. वीर विक्रम बहादुर सिंह राजपूत. ओके. ये सारा राजपूताना नाम में ही जाया जाए. आदमी नाम सुन के डर जाए. जी. नाम सुन के डर गए स्कूल वाले जब एडमिशन के लिए गए. तो उन्होंने कहा भाई इतना लंबा नाम नहीं चलेगा, छोटा करिए. तो उन्होंने छोटा करके भी विजय विक्रम सिंह करे. सिंह हमारी कास्ट है. विजय तो विजय मतलब विजेता. विक्रम जो है पुराने जमाने में जो चक्रवर्ती राजा होते थे वो विक्रम टाइटल रखते थे. तो उसका भी मतलब यही होता है कि विजेता. तो इस लिहाज से हमारा विजय विक्रम सिंह है. आप मुझे विजय भी बुला सकते हैं, विक्रम भी बुला सकते हैं और इंडस्ट्री में मुझे वीवीएस बुलाते हैं. तो अच्छा, वीवीएस विजय विक्रम सिंह वीवीएस. विजय जी, नामकरण की तो बात बता दी. बचपन की बातें करते हैं जी, क्योंकि जवानी की बातें आपने बहुत की है, बचपन की बातें बहुत कम की है. तो बचपन में इस विजय को विजयी जी और विक्रमी जो नाम दिया गया था जी जी तो क्या उसी तरह से आपका बचपन था या स्कूल में कैसे थे? डांट होती थी, पनिशमेंट होती थी, शरारती थे या ओबीडियंट थे? जितना डिसिप्लिन मैं जीवन के फ्रॉम द एज 4 साल की उम्र से लेकर तकरीबन 12 साल की उम्र तक जो डिसिप्लिन मेरा था वो आज तक नहीं पैदा हो पाया है. ओके. और क्लास में मैं पहले 3 स्थानों पर रहा करता था और मुझसे उम्मीदें इतनी ज्यादा थी कि एक बार लगातार 3 बार थर्ड आ गया था क्लास में तो बहुत मार पड़ी थी मेरे घर से कि तुम क्या कर रहे हो. सो क्लास 4 तक? क्लास 7th तक. 7th तक जी. तो 7th. साथ में क्या हुआ? 7th के बाद मेरा एडमिशन एक बहुत बड़े स्कूल में कराया गया बहुत उम्मीदों के साथ. उस स्कूल में जब हम पहुंचे तो आई गॉट एक्सपोज टू लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत सारी चीजों से मेरा पहली बार पाला पड़ा. को करिकुलर एक्टिविटीज, ड्रामा, स्पोर्ट्स में मैं शुरू से ही एक्टिव था लेकिन वहां सहूलियतें मिलने लगी और मेरा रुझान उस तरफ ज्यादा बढ़ गया. इतना ज्यादा बढ़ गया कि क्लास 8th के हाफ ईयरली एग्जाम में मैं सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गया. सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गया. तो 7th तक अपने नाम को मैंने जस्टिफाई किया और 8th में आते आते उसकी नैया डुबो दी मैंने. तो विजय जी, यहाँ एक बात थोड़ा हटके भी हम करते हैं कि आज के पेरेंट्स, आजकल के पेरेंट्स, क्योंकि आप भी दो आपके चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन. जी 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 बिल्कुल. 2 बच्चे हैं जी. आजकल के पेरेंट्स जो सोचते हैं जी कि ऐसे स्कूल में मैं रखना है, यहाँ पढ़ाई तो करवाते हैं लेकिन साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करे. जी. तो क्या वो भी विजय विक्रम सिंह जैसा होने का चांस नहीं है? क्योंकि अगर 4-7 तक बच्चा अच्छा पढ़ता है और जैसे स्कूल बदल दी क्योंकि वो स्कूल में ज्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाते थे जी. तो ये भी मैं एक अलग तरीके से जानना चाहता हूँ कि एक पेरेंट्स के तौर पे क्या सोच होनी चाहिए और क्या है आपकी? जिस स्कूल में मैं गया वो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म था. मैंने उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया. ओके. मैं एक तरफ रुझान मेरा ज्यादा हो गया लेकिन ये भी इंडिकेशन था जो हम उस समय नहीं समझ पाए क्योंकि 90s की बात कर रहा हूँ. 90s में इतनी सोच डेवलप नहीं थी. या तो आप इंजीनियर बनते थे या डॉक्टर बनते थे. पढ़ाई सुप्रीम थी. क्लास 8 में जाने के बाद जब इस तरह की चीजें मुझे मिलने लगी और मैं उनमें खो गया और एक्सेल करना है बहुत अच्छा किया. मैं हाउस कैप्टन रहा 5 साल. मैंने ड्रामा बहुत अच्छा किया. तो ये कहीं ना कहीं एक
इंडिकेशन था कि मेरा रुझान उस तरफ है और मुझे उस तरफ जाना चाहिए, लेकिन कभी ये सोच आई ही नहीं क्योंकि वो माहौल नहीं था। मैं कानपुर से आता हूँ, हमारे शहरों में या तो आप इंजीनियर बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं, थे उस समय। इवन एमबीए भी वो लोग करते थे जो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाते थे। ऑलराइट। तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें ये दिखा रहा है कि हमको इस तरफ जाना चाहिए। और दूसरा, मैंने पढ़ाई नहीं की, इसमें ज्यादा खो गया, इसमें मेरी कमी थी। ओके। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत जरूरी हैं। ओवरऑल आज जो मैं हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने 8 से 12 स्टैंडर्ड तक उस स्कूल में पढ़ाई करी। उसने मेरी क्रिएटिविटी को एक मंच दिया, और जो मैं गिरा हाफ ईयरली एग्जाम में तो मैं संभल भी गया फाइनल एग्जाम्स में। 42 की क्लास में 8th रैंक आई। जो पहले 7 क्लासेस तक फर्स्ट 3 में रहता था, 8th आ गया, लेकिन फिर भी टॉप 8 में था। फिर मैं फेल हो गया सारे सब्जेक्ट्स में 6 मंथली में। फिर फाइनल एग्जाम्स, प्री बोर्ड में सारे सब्जेक्ट में फेल हो गया था 10th में। प्रिंसिपल ने पापा को बुला के कहा था कि भाई देखिए, आपका तो नाम खराब करेगा, इसको नाम करा नहीं। लेकिन मैं ये सीधा सवाल में आ जाता हूँ, जो बात का जिक्र आप रेगुलर करते हैं अपने शोज, जहाँ पे भी करते, पूरे हिंदुस्तान में आप जहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे आप एक डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन की बात करते हो। तो ये लड़का, ये विजय, जो बचपन से फ्रस्ट्रेशन देखता आ रहा है, जो बचपन से फेलियर देखता आ रहा है, जो स्कूल में भी फेल हो जाता था, तो ऐसा क्या हुआ कि जब ये प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ में फेल होना हो गया तो फिर दारू शुरू कर दिया? फेलियर का तो एक्सपीरियंस था, ये तो वो बंदा करता है जो जिंदगी में पहली बार फेलियर का जो फेस करता है। तो हुआ क्या? क्योंकि अपने आप को संभाल नहीं पाया, तो ये फेलियर इतनी बड़ी थी। स्कूल में तो वो फेल होना तो बहुत मेरे हिसाब से शौक लगता होगा। उल्टा था, स्कूल में जब भी मैं फेल हुआ तो उसमें कभी मुझे अपनी काबिलियत पे शक नहीं हुआ। हाँ, मुझे पता था कि मैंने क्या गलती की, उसको सुधार के मैं कर सकता हूँ, और हर बार किया मैंने। लेकिन जब जिंदगी के इम्तिहान में फेलियर पहली बार मिला, और वो भी ऐसा फेलियर जहां पर मैंने ये इमेजिन किया था शुरू से कि मैं इस सोच के साथ तकरीबन 15 साल जिया है, और 15 साल के बाद जब वो सपना टूटता है, तब मुझे नहीं पता था कि इसका सुधार कैसे करें, क्योंकि 6 मंथली में फेल होने के बाद फाइनल एग्जाम आते थे। इसमें फेल होने के बाद दूसरा मौका जरूर मिलता था, पर मुझे ये नहीं पता था कि उस दूसरे मौके में मैं कैसे आगे बढ़ पाऊं, कैसे पास हो पाऊं। और उसने जो है मेरे अंदर सेल्फ डाउट पैदा कर दिया, बहुत ज्यादा। और दूसरी जो खराब चीज हुई वो ये थी, खैर शराब तो एक था ही, उस लड़कपन में एक रिबेल अंदर, एक विद्रोही पैदा होने लगा था। लड़कपन में जो कि नहीं था, जो 18 साल की उम्र के बाद से पैदा होना शुरू हो गया था। उस विद्रोही ने भी बहुत बुरा किया हमारे साथ, कि उस फेलियर को एक्सेप्ट नहीं किया उस विद्रोही ने, और विद्रोह अपने आप से और अपनी परिस्थितियों से। शायद मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया जो हमारा बचपन बीता, थोड़ा सा हालात कमतरी थी, चीजें नहीं उतनी अच्छे से अवेलेबल थी, तो मैं उसका दोष ऊपर वाले को और अपने शायद पेरेंट्स को भी देता था, जबकि बहुत गलत चीज थी। लेकिन किया है, और ये इस सोच के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ नेगेटिविटी लेके आगे बढ़ते हैं, और वो नेगेटिविटी आपको अंदर से खोखला करती है। उस दौर की बात करेंगे, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक। दर्शक मित्रों, विराम बाद बीजा तबक्का की बातों के साथ बनाओ, क्योंकि उस गोल अगर आपका अचीव नहीं हुआ तो हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन, तो ये गोल वाली थियरी शायद यहीं पे कहीं डिस्टर्ब करेगी लोगों को। बिल्कुल नहीं, गोल होना बहुत जरूरी है, तभी आपको दिशा मिलेगी। विराम बाद फरी स्वागत है आप लोग कार्यक्रम अतिथि। हाँ विजय जी, ब्रेक से पहले हमने जो बात की है कि एक आपको टारगेट बनाया था लाइफ में, गोल बनाया था कि मुझे तो फौज में ही जाना है। तो ये थोड़ा मैं हटके बात लेके आता हूँ। कई मोटिवेशनल स्पीकर, कई ऐसे लोग जो इंस्पायर करने के लिए या तो ट्रेनिंग भी ऐसा देते कि अपनी लाइफ में गोल बनाओ। क्या विजय जी का इस इंसिडेंट के बाद, अपने जीवन में हुए इस हादसे के बाद, क्या विजय जी ऐसा कह सकते हैं कि जीवन में कभी किसी को गोल मत बनाओ, क्योंकि उस गोल अगर आपका अचीव नहीं हुआ तो हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन, तो ये गोल वाली थियरी शायद यहीं पे कहीं डिस्टर्ब करेगी लोगों को? बिल्कुल नहीं, गोल होना बहुत जरूरी है, तभी आपको दिशा मिलेगी। पर इस बात का एहसास भी कहीं ना कहीं, या हमको इस बात
को समझना और समझाना बहुत जरूरी है कि असफलता मिलेगी। उस गोल की प्राप्ति के लिए जब आप निकलेंगे तो असफलता मिलेगी। उस असफलता को अपने ऊपर एक सवालिया निशान न बनने दिया जाए। और दूसरा, हमें सक्सेस के पीछे भागना बंद करना पड़ेगा। हमें यह समझाना पड़ेगा कि ये गोल है, यहां आप खड़े हो, ये आपका रास्ता है। यहां तक पहुंचने के लिए इस रास्ते पर रोज दिन प्रतिदिन शिद्दत के साथ चलना जरूरी है। जब आप शिद्दत के साथ चलोगे बिना ये अपेक्षा किए कि हम पहुंच के क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप पा ही जाओगे गोल। और अगर नहीं पाओगे तो मैं एक चीज कहता हूं कि ये भी कहीं ना कहीं कोने में दिमाग के रखना चाहिए, द इंपॉर्टेंस ऑफ लेटिंग गो। अगर सब कुछ ही मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा देती। तो कभी कभी कुछ चीजों का न मिलना, some things in life are meant not to be। इस फ्रस्ट्रेशन के दौर में आपने बताया कि आप नशे के उस दुनिया में चले गए थे जहां अपने आप को भी भूल गए थे। मेरे साथ क्या होगा वो सोचा भी नहीं आपने। एक लेवल से ऊपर जाने के बाद कभी स्ट्रगल हो गया? ये जो पूरे 6 साल बिताए मैंने शराब पीते हुए, ये सुसाइडल थॉट्स के साथ ही बिताए। मेरे अंदर इतनी साहस नहीं थी कि मैं एक दिन जाकर अपने आप को खत्म कर दूं। तो मैंने शराब में वो माध्यम ढूंढा। मैंने कहा ये एक अच्छा जरिया खत्म करने का कि मजा भी आएगा और मजा करते करते खत्म भी हो जाएगा। शायद एक्सप्लिसिटली इस बात को मुखर रूप से किसी से नहीं कहा सिवाय एक दोस्त के। एक ही दोस्त है मेरा जिससे मैंने ये बात एक बार खुल के बहुत नशे में कही थी, और वो रात की मुझे अच्छे से याद है कि पी के यार इसी तरह खत्म हो जाएंगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो ये जो पीना चल रहा था, इसके पीछे खुद को खत्म करने का एक मकसद था। तो एक्सेप्टेंस इतनी कम हो गई थी कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे चल पड़े थे। और किस लिए? सिर्फ एक छोटी सी चीज की। बंदा कोने में रोया भी होगा बहुत बहुत बहुत। पर खुल के अगर रो लिए होते तो शायद ये नौबत ना आती, क्योंकि हम आज तो फिर भी लोग अपने आप पे ज्यादा गुरूर था इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, या लोगों को नहीं बता पाते थे। अपने आप को इस तरह से एस्टैब्लिश कर दिया था सोसाइटी में, या तो फैमिली ने भी इस तरह से एस्टैब्लिश कर दिया था आपको, तो इस वजह से खुल के फैमिली के सामने भी नहीं आ पा रहे थे। कुछ ऐसा? दो चीजें हैं सर। एक तो मेरे परिवार ने जो मेरी परवरिश करी वो बहुत खूबसूरत परवरिश करी। जो कुछ कमियां आई हैं वो मेरे अपनी ही कमियों से लाई गई चीजें। क्योंकि मेरे परिवार ने कभी नहीं कहा कि ना रो। उन्होंने कहा तुम्हें दुख है, तुम्हें कोई परेशानी है, आओ हमसे शेयर करो। और ये वो लोग कह रहे हैं जो 10वीं पास भी नहीं है। मेरे पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे नहीं है, पर वो बहुत इवॉल्व थे, उनकी सोच बहुत इवॉल्व थी। और शायद वही एक फ्रस्ट्रेशन वो भी और था कि मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं, जो मुझे और धकेल रहा था नेगेटिविटी की तरफ। पर जो ओवरऑल माहौल था, जहां पे हमें ये बताया जाता था कि मर्द को दर्द नहीं होता और men are not supposed to cry, ये सोसाइटल थॉट, सोसाइटी का एक हमको एक सोच दी हुई थी। उस सोच के साथ हम बड़े हो रहे थे, तो हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया। कभी हमने किसी से कहा ही नहीं, कभी हम डॉक्टर के पास गए नहीं, कभी हम काउंसलर के पास गए नहीं, ये बताने के लिए कि साहब हमारे अंदर इतना कुछ ज्वालामुखी चल रहा है, इसको शांत करिए। चले गए होते तो शायद कुछ फर्क पैदा हो जाता। तो ये सब कमी हमारी ही। ये डिस्टर्बेंस में बाहर आने के बाद अपने आप पे वापस वो लेवल का भरोसा कब आया? जब पहला कुछ ब्रेक मिला, या तो तारीफ सुनी आपके बारे में, एमबीए छोड़ दो जी जी, लेकिन ये ग्लैमरस लाइफ में जब आए जी, क्या सबसे खुशी और अपने आप को जो अंदर बैठा हुआ था विजय, उसको जवाब दिया कि देख विजय तूने ये भी कर दिखाया, वो वाली कौन सी मोमेंट थी? वो कर दिखाया वाला मोमेंट तो मुझे नहीं याद पड़ता, पर वो मोमेंट जिसने बदल दिया, वो मोमेंट अस्पताल में आया, जहां पर लंबी बीमारी के बाद कुछ ठीक होने लगी चीजें, तो कुछ चलाया गया थोड़ा सा। और जब चलाया गया और खिड़की के पास ले जाया गया, तो कुछ 25 दिन बाद मैंने सूरज की रोशनी देखी, और उस रोशनी ने पता नहीं कैसे मेरी सोच बदल दी। मैं उस दिन पहली बार मैंने एहसास किया कि मैं कितना गलत कर रहा था अपने साथ, और अपने साथ साथ अपने अपनों के साथ। और वो जो एक यूरेका मोमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो वही मोमेंट। ओके।
उसने मुझे कहा कि नहीं, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ। तुमने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमबीए कर लिया है, तुमको कैंपस से एक नौकरी मिली हुई है, लोग तरसते हैं इसके लिए। ऑल यू नीड टू डू इज कि जाओ और अपना पूरे पोटेंशियल के साथ उसको जस्टिफाई करो। वो जो मोमेंट था उसने लाइफ बदल दी। और वहीं से फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं सोचा। फिर जो अपॉर्चुनिटी आती गई उनको मैं लेता गया। जैसे कि ये अपॉर्चुनिटी उस इंसिडेंट के 2 या 2.5 साल बाद आई, जहां मेरे दोस्त आनंद की दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हारी आवाज अच्छी है। मैंने कहा नहीं, मैं गा नहीं पाता हूँ। और तब मैं सरकारी नौकरी कर रहा था, तो उन्होंने कहा चलो हम दिखाते हैं क्या होता है। और वो स्टूडियो में ले गए और मैंने कहा हाँ, ये है मेरी जिंदगी। 29 साल की उम्र में ये मेरी जिंदगी, ये मुझे करना है। पर वो मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि उस एक दिन उस सूरज की रोशनी ने मेरा थॉट प्रोसेस बदल दिया। ओके विजय जी, वॉइस ओवर की दुनिया में एंटर तो हो गए जी जी। लेकिन मशक्कत तो बहुत थी वहाँ पे भी। आज भी है। हाँ आज भी है जी। खुल के, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो भी बताएंगे खुल के ही बताते हैं। चिट्ठियाँ भी बहुत चलती है, सिफारिश भी बहुत चलती है। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं कि आपको लगता है कि ये बंदा, इससे अच्छा मैं परफॉर्म करता हूँ, फिर भी मुझे मौका नहीं मिला। तो क्या इस दुनिया में भी ऐसा है कुछ? मैंने आज तक वॉइस ओवर की दुनिया में ये नहीं महसूस किया। जितनी आप कोशिश करते हैं, जितना आप में कुव्वत और मादा और टैलेंट है, उसके हिसाब से आपको काम मिलता रहता है। थोड़े बहुत लोगों के प्रेफरेंसेस होते हैं, वो सबके साथ हो सकते हैं। मेरा एक ग्रुप होता है, एक सिंडिकेट होती है जी जी, नॉर्मली ऐसे वर्ल्ड में। हमने नहीं महसूस किया है। वॉइस ओवर वर्ल्ड में तो बिल्कुल सिंडिकेट्स को नहीं महसूस किया। ओके, क्वालिटी मैटर्स। क्वालिटी मैटर्स। आप उनका काम सही वक्त पर उनको करके दे रहे हो, उनको उसी से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं। और प्लस वो जिस तरह का काम चाहते हैं, अगर आप वो कर पा रहे हो तो आपको काम दें। एक कंफर्ट लेवल जरूर होता है, उसको ब्रेक करने में टाइम लगता है। आपका कंफर्ट लेवल किसी के साथ है, तो मैं सडनली आके आपसे कहूं कि आप मेरे साथ काम करना शुरू करो, तो मुश्किल है। तो वो हर इंडस्ट्री में है, उसमें भी। तो फाइन, रोकेंगे। अगेन वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। अंतिम तबक्का निवा तो विजय जी साथ है जी आपके शो में। मैंने हिसाब से बहुत ही कम जिक्र हुआ है। क्या हुआ था, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, और कैसे हुआ? मीटिंग अरेंज थी, पहली मीटिंग, और हमने उनको देखा, हाँ ये ठीक। मेरा मत फरीक और स्वागत है आपको कार्यक्रम अतिथि में। चलो आ जाते हैं उस विजय जी को सुनने के लिए। जी દર્શક મિત્રો, મને ખ્યાલ છે કે સતત 16 મિનિટથી આપ આ બધી વાતો સાંભળો છો, પરંતુ આપને સાંભળવું છે એ બિગ બોસ વાળો અવાજ। शुरू वहीं से करते हैं। शाम 6 बजे अतिथि में 16 मिनट के बाद विजय विक्रम सिंह ने अपनी आवाज के जरिए अपना परिचय दिया। विजय जी, ये जो ऑडिशन हुआ था, जी जी। तो कितने लोग थे वहां पे बिग बॉस में? नहीं, कोई लोग नहीं थे। इसका प्रोसेस ये हुआ था कि एक मेल आया था कि हम दूसरी आवाज ढूंढ रहे हैं शो के लिए, नरेटर की आवाज, तो आप अपनी सीडी भेजिए। तो मैं सीडी लेके खुद गया और देकर आया, और 2.5 महीने तक उसके बाद कुछ नहीं आया। तो मुझे लगा चला गया, नहीं बुलाएंगे। सडनली 2.5 महीने बाद उन्होंने कहा कि वो आ जाइए, आपका ऑडिशन करना है। तो उस सीडी का जो प्रोसेस था, उसमें से शायद उन्होंने कुछ आवाजें सिलेक्ट करी और उनको एक स्टूडियो में बुलाया ऑडिशन के लिए। लेकिन मैं जब गया था तो कोई नहीं था। तो आई एम श्योर सबके लिए अलग अलग स्लॉट्स उन्होंने बांधे होंगे। सिर्फ 2 लोग थे, एक साउंड इंजीनियर और एक क्रिएटिव बंदा, नीरज नाम था उनका, नाम है उनका। और बस अगले दिन फोन आ गया कि आ जाइए, पैसे की बात कर लेते हैं। बाद में पता चला कि 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें यह था कि जिसका पैसे का मामला सेट हो जाएगा उसको लो। वक्त बताते बताते अपना वक्त बदल दिया। इससे अच्छा इंट्रोडक्शन मैंने नहीं सुना है। ये मेरे हिसाब से वक्त के साथ जितने लोग जुड़े हैं ना, मैंने देखा है, मैंने हरीश भिवानी जी का भी इंट्रो किया था। जी, वो भी मैं समय हूँ, तो उन्होंने भी उनका समय बदल डाला था। और आप भी नहीं, तो आपने भी जो पिछले मैं 5-6 साल से इंटरव्यूज दे रहा हूँ, ये पहली बार है जो किसी ने इस तरह की बात, कमाल की बात है, इतना खूबसूरत तरीके से किसी ने नहीं बताया। थैंक यू। ओके, बाद में बात के शो खत्म होने के बाद बात करेंगे बाकी सारी। ये आदमी है ना, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो या तो अगर एक्टिंग करता है, अपने आप को बदलने के लिए उससे खुद मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक बार एक वॉइस ओवर सेट हो जाता है। जी जी।
आपने शायद एक इंटरव्यू में राजेश कावत के साथ भी बताया था जो एक्टिंग और वॉइस जी, ओवर के बारे जी, में जी, वॉइस ओवर आर्टिस्ट अच्छा एक्टर बने ऐसा नहीं हो सकता है, जरूरी अच्छा जी, एक्टर जरूरी नहीं है और तो लेकिन वॉइस ओवर आर्टिस्ट खुद भी एक वॉइस ओवर जो उसका इतना पॉपुलर हो गया या तो हैबिचुअल हो जाता है, बार बार नहीं, शो के लिए तो चलो 1-2 घंटा शायद आपने शूट कर लिया, लेकिन जहाँ पे भी जाते हैं यही डायलॉग बुलवाने के लिए आपसे लोग जी, विरोध करते हैं, पता यही बार 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 बोले, तो अंदर एक बैठ जाता है, ये एक पैटर्न बैठ जाती बिल्कुल है। बिल्कुल उसको दूर करने के लिए भी आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती होगी। रोज करनी पड़ती है, रोज अपने आप को बताना पड़ता है कि ये तरीका नहीं है। तो अपने अंदर के जो हमारी असली बोलचाल की भाषा है, कई बार उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हम दूसरे एक्सट्रीम में जाते हैं कि शुद्ध भाषा से एकदम थोड़ी मिक्स लैंग्वेज, जो जैसे मैं कनपुरी अंदाज, आओ भैया कहाँ जा रहे हो, हैं आ गए, अच्छा ठीक है। हम कभी कभी घर पे भी ये, और मेरी बेटी कहती है पापा ये नहीं प्लीज, क्या कर रहे हो आप, शी इज नॉट यूज्ड टू, उसको नहीं आदत है, लेकिन वो मैं करता रहता हूँ। और अपनी बेगम के साथ तो बहुत करता हूँ, गुस्सा भी होती है, लेकिन उनको पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तो वो ये जो है ये रोज का प्रयास है उस पैटर्न को तोड़ने का, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो पैटर्न इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप नहीं तोड़ सकते उसको। फैमिली मैन में कैसे एंट्री होगी, क्योंकि वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट के साथ अचानक ये एक्टिंग करना भी वॉइस के ही वजह से मुकेश छाबड़ा जी ने मुझे बुलाया था उनकी फिल्म की हीरोइन संजना सांगी को ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि वो भी वॉइस ओवर करने वाली थी उस फिल्म के अंदर। और बातों बातों में उनको पता चला मैं थिएटर भी करता हूँ, तो बोले थिएटर करते हो तो आए क्यों नहीं? मैंने कहा थिएटर तो मैं आवाज के लिए करता हूँ। बोले अच्छा फिर ऑडिशन करोगे? मैंने कहा कर लेंगे। ऑडिशन लिया, अगले दिन बोला हाँ भाई फैमिली मैन के डायरेक्टर से मिल लो, फाइनल हो गया है। तो वो आसान था, वो पहला कदम जो है बहुत आसान था, उसके बाद मुश्किलें आई। फिर जब शूट शुरू हुई तो मुझे समझ में आया कि अगर अभिनय, मजा आने लगा। मैंने कहा ये तो, जैसे मुझे वॉइसिंग का एक्सीडेंटली पता चला कि मेरे अंदर एक अभिनेता छुपा हुआ है जो कुलबुला रहा है। तो मैंने कहा नहीं, अब इसको तो सीरियसली करना पड़ेगा। फिर मैंने ट्रेनिंग शुरू करी, और अब जब भी मौका मिलता है कोई ना कोई वर्कशॉप कर लेता हूँ अभिनय की, क्योंकि ये समझ में आ गया है कि इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सीख लिया है अभिनय एक स्कूल से 1 साल, अब मैं अभिनेता हूँ। अभिनय जो है वो जिंदगी भर का एक एवोल्यूशन का प्रोसेस। तो वो वहां से शुरुआत हुई और अब चलती रही। ओके, आपने गुड़िया के बारे में बताया, अपनी गुड़िया के जी, बारे में, जी, गुड़िया के बारे में, फैमिली के बारे में आप बहुत कम बताते हो। जी, आपके शो में मैंने हिसाब से बहुत ही कम जिक्र हुआ है। क्या हुआ था, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, और कैसे हुआ? मीटिंग अरेंज थी, पहली मीटिंग, और हमने उनको देखा, हमने हाँ ये ठीक है। उन्होंने हमको देखा, उनका ये क्या है उन्होंने मना कर दिया, गीतांजलि ने बिल्कुल मना कर दिया था। तो हम पीछे पड़े रहे फिर, और पीछे उनके नहीं पड़े रहे। हाँ। उनके, मुझे पता था कि हाँ नहीं, उनके पिताजी खास तौर पे, मैंने कहा कि इन तक पहुंचने का रास्ता पिताजी ही हैं, तो उनको फोन करते, कुछ नहीं हालचाल लेते थे। एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जयपुर में, तो फोन करके पूछ लिया आप कैसे हैं, ठीक हैं कि नहीं है। तो उनको लगने लगा कि ये लड़का ठीक है, केयरिंग नेचर है। हाँ। तो ये बात धीरे धीरे उन तक पहुंचती रही, तो 1.25 साल बाद उन्होंने फाइनली हाँ कर दी। उनको हमने कभी परेशान नहीं किया इस चीज के। तो ये ऑफिशियल ही रिश्ता लेके गए थे या तो रिश्ता आया था? जी, ये मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मुलाकात हुई थी, उसके बाद फिर हमने इसको आगे बढ़ाया। क्या ऐसी क्या बात है कि वो आपको बार बार कहते, कौन सी बात पे ज्यादा टोकते हैं कि विजय ये तो आपको बदलना पड़ेगा, ये बात गलत है? मेरी कुछ आदतें बड़ी खराब, मैं बहुत भूल जाता हूँ, मैं बड़ा खोया रहता हूँ, और इस बात से बहुत परेशान रहती हूँ। वो एक टिपिकल थोड़ी सी, मतलब ये एक्सक्यूज भी है मेरा और ये फैक्ट भी है कि एक आर्टिस्टिक माइंडसेट होता है ना, कि थोड़ा सडनली आप गुम हो। बेचारी 3 बार बोल देती है ये काम करना है, ये काम करना है, मैं मतलब आया इधर से, वो निकल गया। हाँ। फिर आधे घंटे बाद आती हूँ, वो काम हुआ, मैंने कहा कौन सा काम तो इससे बड़ा परेशान रहती हूँ। और हमारी जो बेटी है वो भी थोड़ा सा इसी फितरत की, अपनी दुनिया में मस्त रहती है एकदम। अच्छा। और मुझे उसको देख कितनी खुशी होती है। मैं कहा ये है जिंदगी, ऐसे ही होना चाहिए बच्चों को। उनको बड़ी तकलीफ होती है कि अरे ऐसे प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने कहा ठीक है, निकल जाएगा। वॉइस ओवर आर्टिस्ट आरओ और वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए कंटिन्यू फोकस उनका वही होता है कि वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर। तो वॉइस मॉड्यूलेशन की प्रैक्टिस मेरे हिसाब से सिंगिंग में भी बहुत ही, क्योंकि अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट अच्छा सिंगर भी होता है ज़्यादातर,
कोशिश तो कभी की होगी आपने गाने की? नहीं, इस मामले में मेरा शुरू से ही एकदम क्लियर था कि अगर कोई सर पे गोली भी रख दे तो मैं गोली खा लूंगा, गाना नहीं गा पाऊंगा, गा ही नहीं सकता। सुर का स भी नहीं पता है मुझे। तो सुरीला तो मैं नहीं, पर मेरे रियाज में वॉइस के लिए जरूर करता रहता हूँ, और वॉइस का सबसे इंपॉर्टेंट रियाज है सांस का, ब्रेथ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग का रियाज, उच्चारण का रियाज, वो मैं करता रहता हूँ। और फिर दिन के किसी और हिस्से में उसी उच्चारण को जिसको मैं शुद्ध कर रहा हूँ उसको भ्रष्ट करने का भी रियाज करता रहता हूँ। ये करियर बनाने के लिए, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग जो देखते होंगे अभी, जो यूथ है या तो बहुत सारे लोग ऐसे कि जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो करियर कैसा है, क्या इस आने के लिए क्या करना चाहिए उन्हें, थोड़ी टिप्स आपकी? करियर में आने के लिए सबसे जरूरी ये है ये समझना कि बहुत मुश्किल। कई लोग इस करियर में या एक्टिंग करियर में इसलिए आना चाहते हैं, लगता है ये तो आसान, दिस इज एन एस्केप रूट। इट इज नॉट। रोज का स्ट्रगल है, रोज का रिजेक्शन, रोज कई बार जलील होना पड़ता है। तो अगर आना है तो बहुत ही पैशनेट है तभी आप आइए, बहुत मेहनत कर सकते हैं तभी आप आइए। और एक बार अगर सोच लिया और ये डिसाइड कर लिया और ये एनालाइज कर लिया कि हाँ मेरे अंदर स्किल सेट है, देखिए पैशन होना एक अलग चीज है और स्किल सेट, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैपिंग करिए योर पैशन एंड योर स्किल सेट, कि हाँ आई एम पैशनेट अबाउट इट एंड आई हैव द स्किल सेट, तब तो ठीक है, तब आप मेहनत करिए। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अपने हुनर पे काम करिए, स्टूडियोज को अप्रोच करिए, चैनल्स को अप्रोच करिए, काम मिलता है। इतने सारे जरिए हो गए काम मिलने के आजकल, स्टोरी टेलिंग है, ऑडियो बुक्स हैं, डबिंग है, रेडियो स्टेशन में काम है, तो काम बहुत है। लेकिन तभी कर पाएंगे आप जब आप इस चीज के लिए एकदम स्ट्रांगली अंदर से बिलीव करते हो कि मेरे अंदर है वो टैलेंट और मैं कर लूंगा। ओके, कोई एक फ्रेंड के साथ वाला ऐसा कोई हादसा बताइए जो आज तक बहुत कम लोगों को बताया, क्योंकि ये शो जाना जाता है। मेरे हिसाब से आपने आपकी लाइफ में जो घटना हुई थोड़ी, ये जिससे आप उभर कर आ गए बात, जी जी जी। लेकिन कई बात ऐसी भी होगी जो शायद बहुत कम लोगों को बताई होगी या तो नहीं बताई होगी, क्योंकि ये शो जाना जाता है अंतरंग बातें होती थी माँ, इसका टैगलाइन है। तो कुछ अगर शेयर करना चाहे इसी बात। देखिए, दो लोगों के साथ मैंने लाइफ में बहुत इनजस्टिस किया है। एक मेरा परिवार, माँ बाप, खास तौर पर मेरा भाई, और मेरा मित्र जो बहुत ऊंचे ओहदे पर है इस समय। और ये सारे वो लोग हैं जिनकी वजह से आज मैं जीवित हूं। तो माँ बाप से तो मैंने माफी मांग ली और उन्होंने तो कभी जिक्र भी नहीं किया, वो दोस्त भी कभी जिक्र नहीं करता। लेकिन हाँ, कई बार उस दोस्त के साथ उस दौर में जब मैं शराब पीता था, बहुत ही इमैच्योर बिहेवियर किया है मैंने, गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर किया है उसके साथ, और उसका कभी कभी दुख होता है मुझे। मैंने आज तक जिक्र नहीं किया उससे ना, वो अगर वो फोन नहीं करता तो मैं जिंदा नहीं होता। अगर वो फोन नहीं करता अस्पताल में, संजय गांधी पीजीआई में, तो मुझे एडमिट नहीं किया जाता और मैं शायद दम तोड़ देता, क्योंकि पीजीआई के अलावा कोई अस्पताल नहीं था जो जिसके पास वो फैसिलिटीज थी कि मुझे जिंदा रख पाए। तो माँ बाप ने तो जो सहा, उनके लिए तो मैं कर ही रहा हूँ। वो प्रायश्चित मैं आज तक और जिंदगी भर करता रहूंगा, वो फिर भी कम पड़ेगा। उस दोस्त के लिए शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो कभी मौका लगा तो इस स्क्रीन से अगर कुछ कहना चाहे तो नाम दिए बिना। हाँ, कभी कुछ कर पाए। अब मुझे लगता नहीं मैं उसके तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगा, लेकिन कभी कुछ कर पाया तो जरूर अपने उन छोटी छोटी गलतियां जो करी हैं तुम्हारे साथ, उसको जरूर करेक्ट करना चाहूंगा। कैसे करूंगा मुझे नहीं पता, शायद बुढ़ापे में जब हम लोग साथ होंगे तो कुछ ऐसा कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच विजय, हमसे बात करने के लिए। दर्शक मित्रों, आती बात विजय विक्रम सिंह સાથે મેં શરૂઆતથી જ કોશિશ એવી કરી છે કે અત્યાર સુધી જેટલા પણ ઇન્ટરવ્યુઝ આપે એમના જોયા હશે એનાથી કંઈક અલગ રીતે ઇન્ટરવ્યુ કરવાનું, કારણ કે બધી જ ઘણી બધી વાતો એવી છે જેમના અલગ અલગ ઇન્ટરવ્યુઝની અંદર આપે યુટ્યુબ પર જોયા હશે। અમારી કોશિશ હતી કે આજે એક અંદરથી એવી વાતો આપણી સમક્ષ લાવીએ જે કદાચ પહેલી વાર કહેવાતી હોય અને કદાચ અમે અમુક અંશે સફળ પણ થયા છે। ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે, ત્યાં સુધી આપશો। થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક યુ સો મચ અગેન।
मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मेरे पास शब्द नहीं होते हैं। शब्दों से ही मैं अपनी रोटी चला रहा हूँ, स्क्रिप्टेड और अनस्क्रिप्टेड दोनों तरह के शब्दों से। पर आज मेरे पास वाकई शब्द नहीं है, क्योंकि जिस तरह का इंटरव्यू मैंने अतिथि पे दिया है, मैं इतना भावुक कभी नहीं हुआ। मैं कैसे अभी अपने को रोक पा रहा हूं ये मैं ही जानता हूं। तो शब्द नहीं है मेरे पास, वाकई। दिल, जिसे कहते हैं ना कि बिना कुछ किए दिल खोल दिया उन्होंने हमारा। बहुत अच्छा लगा और शायद आज बहुत हल्का भी फील कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। આ હેડલાઇન્સના પ્રાયોજક છે